गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास, जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। तो चलिए उसी का कुछ भाग जो बचा हुआ था उसे आज हम लोग सुनेंगे। बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास का कुछ भाग जो बचा हुआ था। तो चलिए। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयानक थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसके विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस का विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, विनती, पंपी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सब कुछ। ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसकी स्मृति पलट से मिल चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, लेकिन किसी भयानक जल प्रलय ने उसका कण ध्वस्त कर दिया था। उनकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर उसकी ऊंची दीवारों की उन 4 दीवारियों से बंधे हुए आकाश का चौकोर टुकड़े तक ही अपने मन की उड़ान बंद गई थी। ज्वाला पाक था। पहले वह दुधक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद का दुधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती और मन में थके हुए स्वर्ग जैसे चांदनी की ओरता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केचूल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गया और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसने कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह में ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिंदी के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों से जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उसका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उसके व्यक्तित्व की झुर्रियाँ पड़ने लगी है। उसके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजीब सी जर्दी छा रही है। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी है? चंदन ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयानक सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर का यह नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना वह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई में कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी, वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग रह गया। वह लड़की इतनी दुबली पतली हो गई थी जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे हो पड़े थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतारकर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटे सुधारकर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे में खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर ने बहुत उदास स्वर से बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसी रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती ने आंखों से आंसू छलछला आए। बिनती क्यों रोती है? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ।
क्यों, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे में हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े कतार स्वर्ग से कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से भी नहीं आए। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। रोज सुबह शाम कोई आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था, हम तो आपको कोई नहीं है। नहीं बिनती, हम इतने थक गए थे कि हम कहीं जाने आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने, उन्हें रोक लेती। चंदा ने कहा, अरे वह थी तो रोने भी तो नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई और मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाजी से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का विवाह हो गया, तुम्हारे जलन से दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक़्त आएगा तो शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दो। बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप नहीं समझ सकते ज़िंदगी कितनी ख़राब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तो दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो हमारा कोई नहीं। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती, महीने भर से सुधा आ जाएगी और माँ की बातों को क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तस्करी का नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर को खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था दीदी के चाहते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खीनता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा। चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा, तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए वह गए और आँख से ओछल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजीब होती है, वह रो भी नहीं सकता। माथे की दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था। इसीलिए वह सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था, पर सुधा को थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया। उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पूछती रही। इतने में महाजिन आई। बिनती ने चौके का काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी भी समीप क्यों ना हो, बिनती सुधा नहीं थी। सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यह ठीक नहीं है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसे होने लगा। लगता था जैसे आंसू नहीं रोकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना ही आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के समीप पड़ी हुई कोच में बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था, डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो कर का चैन की बांसी बजती होगी, बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचाती होगी। अब तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़ा तबीयत आती है जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बात करती थी, लेकिन वैसे ही इससे तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बात करूं, लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी है, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले दिन से ही हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूँगी।
समझे? यह न कहना कि मैं ना रहूं तो मेरे बजाय बिंदी को रुला रुला कर कुड़ा कुड़ा कर मार डालो, जैसे तुम्हारी आदत है। चाय ज़्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी, फिर बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज के छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उसमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। योग पहले व्याकरणों ने उन शब्दों का जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम में जैसे उन शब्दों का एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध और तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया, और किस समय वह छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों तरफ कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लोह पत्र को चीरकर अंदर बीत गए और हृदय की धड़कनों को मनोरना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ कि जब तक यह उसकी पलकों में एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा, लेकिन उसने बिंदी से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिंदी को दे दिया। बिंदी ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदन इनकार नहीं कर सका। महाराज जी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे आई भी आंगन धोआ जाई, आप चाय के ऊपर खाए ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिंदी ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दी और नीचे थाली लाने चली गई। चंदन का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी के रात वह सोया था। इसी के बुताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिंदी थाली लेकर आई और नीचे बैठा पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिंदी, चंदन ने भराए हुए स्वर्ग में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करोगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिंदी ने अपने हाथ से एक कोर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिंदी चुपचाप बैठी पंखा झाल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिंदी ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिंदी ने बड़े कतार के स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिंदी अब तुम इतना ध्यान ना रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिंदी एक गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथों से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू दोनों तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसी जगह हो जो आपके दर्द का आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक दिन एक आंसू ना अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम होने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी के जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काटती, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताजुब नहीं। अपने अध्ययन में पोड़, अपने विचारों में उधार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बेशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भाले भाले बच्चों की तरह कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने भी जरूरी नहीं होती है। शायद आंसुओं के मन जल्दी बहल जाता है। बिंदी ने आंसुओं ने चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिंदी से सुधा से बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें। और बिंदी मध्यम में सुधा में डूबा कर चला जाता। चूँकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसीलिए बिंदी उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। जब वह बिंदी तक सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक वह जैसे वह बेचैन रहता था। तब तक उसकी काम में तबीयत ही नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, किसी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा अवश्य थी।
उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदगी नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था। और जैसे सूरज की डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा ना कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों की उजियाली बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छाह में दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा के स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी का बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेते हैं, वैसे ही चंदन के नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं खाया करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं का भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर जयो ही सुधा का कोई खत आता था, उसे चूम लेता था और स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर को इन भयानक उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों ना करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रशंसा थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसे ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं ही हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज के संबंधों किया था। उसने अपना शैली कीट्स के ग्रंथ उठाया और उसने खोला तो वह आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा के शरारत डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शौक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारतें प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदी करने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहरे दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार से जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, सुधा दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे में लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिंचौने की बातें थी जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीनों से भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती की क्रोशिया में बेल टाक रही थी। ले गिरहरी, तेरी दीदी का खत लाओ, मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज। बिनती बोली, हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत टूट जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुँह चिढ़कर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ बिनती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुप हो दी और चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपको चेहरे में मुहर्रम छा जाता है? अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा। श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसके चंदन के कंधे पे फिर सुई चुप होकर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे विवाह की बात होगी, चंदन ने कहा। नहीं, विवाह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और छिप गई। अच्छा गिलहरी को यह रोग कब से? चंदन ने हंसकर पूछा। आपकी अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देगी तुझे। अब क्या करे, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला।
हमारे महाकवि मिस्टर साहब। बिंती ने हंसकर कहा, अच्छा यह कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिखते, फिर कहा वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते हैं। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन आया कि कह दूं मैं तो देवसेना बन सकती हूँ, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब ऐसे पढ़ाते अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली, लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए। एक हाथ में उन्हें एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए। देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उनका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब कुछ छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएगी। अच्छा लाओ, हमें वह संग्रह दे दो, चंदर ने कहा। और पिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी तो बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बगावत पाले, बिनती ने छेड़ते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल में कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उनको बिनती को बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा दीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती आवाज में बोला, बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चल गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों की बातें होती रही। उससे मालूम हुआ कि अगले महीने की संबत चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब को सुधा को लाने के लिए शाहजहाँपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है, यदि वो आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन औरों को भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों में जितना बिगड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों में जब मनुष्य को गंभीरता उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब संभवतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी बिनती पर, और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदन के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चित थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज है, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसलिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम से ही क्यों माने हैं। बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खांस कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, खासतौर में उसकी बिनती प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ
जब मैं बिंती से मिला, मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिंती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और बिंती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ का शक किया। बिसरिया नहीं जानता था कि वह दांव कितना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सांसद चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों, क्या हुआ? अगर बिंती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उससे आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला के अभिसंचित ना कर सके हो तो तुम्हारे लिए कलात्मक है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संगीन बड़ा बुजुर्ग तो नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता, और मुझे तो बहुत खुशी होती है यह जानकर कि तुमने कविताएं बिंती पर लिखी, उनकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझना कि मुझे इसे जरा भी बुरा लगता, यह तो कला और सत्य है। पश्चाताप देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसके पश्चात कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं हमें क्यों नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हमें इतना नैतिक साहस नहीं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं को प्रेरणात्मक व्यक्तित्व के नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिंती को, हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिंती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर सचमुच गंभीरता से बिसरिया के संग्रह का पृष्ठ पलटने लगा। बिसरिया के मन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी मालूम नहीं था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं, और चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा था तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिंती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर का मिडराना, प्रसाद की देवसेना, दांते की बीएसरी, किट्स की फैनी, और सुर का राधा से बढ़कर मधुरी अगर मुझे कोई मिला है तो वो बिंती में। इतना डूब गया मैं बिंती में एक कविता भी नहीं लिख पाई। मेरा संग्रह छपने जा रहा है तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों नहीं ना बिंती रखूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिंती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उनकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो ना हम कुछ बोल पाएंगे ना बिंती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय यह है कि बिंती का नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त है इस मामले में। बिसरिया के समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो तुम्हारी उन्नति का सभी मार्ग बंद हो जाएगा। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना का कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर क्या राय है तुम्हारी? मैं नाम क्या रखूं इसका? चंद्र गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम कंडेरिया रखो?
क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला। हाँ हाँ, गंडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गंडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से ना रहा गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आँख फाड़े दोनों को की ओर देखता रहा। उसके बाद वह जयो ही मजाक समझा। उसके चेहरा लाल हो गया। हेठ उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे हैं मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं। वह चल दिया। अरे सुनो, बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चल गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते। चंदर ने कहा कि दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सोने पर बंगले में बरामदे की कुर्सी डाले लॉन पे छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और पुलेले करती हुई गोरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किस ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई खत नहीं आया। डॉक्टर साहब के ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज की जगह मिल गई थी और उसने कॉलेज लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने में, नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलोनी में कट जाती थी, लेकिन शाम बड़ी उदासी गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी ना होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती थी। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह यह हमेशा सोचने लगता था कि उसने जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए। जैसे वह आदमी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता है, लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती है उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के तो एक बादल खुल गए थे और पाके जामुन के रंग में एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज का उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था और मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूलिपर्स की लंबी शाखों से उछल गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसके पोटिको ने अपने जूतों की लगी कीचड़ झाड़ी पर पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उसे ढूंढकर 3 लिफाफा निकाले और चंदर को दे दिया। चंदर ने लपक कर लिफाफा ले लिया। पहला लिफाफा बुआ जी का था, बिनती का नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार लिफाफा चुना, इतने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली बनी के परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पंपी का था, मसूरी से आया। उसने झिझलाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिंदी ने बता दिया होगा, फिर भी वह वही लापरवाही मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पंपी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पंपी अभी मसूरी में है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बंटी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बंटी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बंटी अब बहुत स्वस्थ है।
चंदर चाहे तो जाकर बंटी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर का मन बहुत बेचैन था। उसे ठीक से मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ। बंटी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बंटी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे है वो। तीसरे या चौथे दिन जब असमक्त पानी बंद था तो वह कार लेकर बंटी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निकल आता है। रुके सूखे फुटपाथों और मैदानों की घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चार दीवारियों तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियाँ निखर कर ढूलकर हमें हरे मखमली रंग की हो जाती है और कोरतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई सड़क पर चलते हुए मोटर पर खड़े थे और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण में छा जाती है। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बंटी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बंटी को देखना चाह रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बंटी शायद उन सभी से निराला था। अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बंटी। और वही कमजोर था कि सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बंटी का बुखार आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक छोटा छोटा तोता का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने से हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पंपी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बंटी के साथ आई थी, बंटी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर का एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बंटी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बंटी का चेहरा भर गया था, जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था, सीना उभर आया था। बंटी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हेड, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ में बंदूक पकड़कर और एक हाथ में आंखों के आगे रखकर। उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बंटी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जितना मुश्किल है, कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बंटी, चंदर कपूर, पंपी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बंटी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसके अंदर चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झनकोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच में बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती है। मुझे मिल गई। बहुत ख़राब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना, बहुत। मुझे ताजुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत, मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वह लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली से मार दूँगा। और लड़की से मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, इससे शादी कर लूँगा। क्यों, ठीक है ना? ठीक। इसको शिकार का चाव कहते हैं और मैं शिकारी हूँ ना चंदर? हाँ, कहे या ना कहे, अब बंटी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे। हाँ, अतः मैं बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ, और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो जंगली जानवर से, वहाँ कभी बंदूक
को नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बंटी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीख पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झटकों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बंटी, देखो तो। बंटी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाज़ें कैसी है? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बंटी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बंटी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे पर खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियाँ देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसे बंटी को देखते ही गुस्सा ताना। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपये उपहार ले लिया। मैं अभी तुम्हें बतलाता हूँ। चंदर सशक्त था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा और खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बंटी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बंटी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पंपी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। जय हुई जेनी ने चंदर का कलर पकड़ा कि बंटी बड़े कतार स्वर्ग में बोला, इसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पंपी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पंपी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी। समझे या नहीं बंटी? बंटी ने सिर हिलाया। हाँ, समझ गए। जेनी अंदर चल दी। फिर सहसा बाहर आई और बंटी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना। चलो बहनों, मरने की ठानी है। मैं साफ बतला देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरी की तरह बंटी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर का मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है। ये हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बंटी लौटा तो उसके गले में गुलकंद, ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि ये लड़की, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बंटी, 16 आने मानता हूँ। चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। सीसी होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बंटी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई के शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह तो पेरिसन फॉरेस्ट गार्ड की अनबिहाई लड़की थी। शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका पा बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लग रहा था। मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसके बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मैं तुम मुझसे विवाह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पंपी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब विवाह करना होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदन चुप बैठा, सोच रहा था, कैसा विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति के सारे आश्चर्य इसी के किस्मत के लिए छोड़ रहे थे। फिर बोला, ये आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूँ इसे, कुछ समझ ही न आया।
बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बंटी बहुत गंभीर होकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ से ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका विवाह हो गया है या होने वाला है। उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति को बहुत कम परवाह करेगी और प्रेमी के सामने, और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं को पूरी तौर से हत्या कर सकती है। यदि उसे एक पति मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई भी पत्नी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है उसके एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो तो चाहते हो, और लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों का सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हा हा हा, बंटी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपेट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बंटी इतने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेतलोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। हाँ, साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उछलकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बंटी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह खड़ा हो गया, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हो। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और उसकी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा बेले के फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टाने के बीच चढ़ रहे थे। केवल वह है और सुधा। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने हैं और चंदर किरणों की चादर लपेटे हैं। जहाँ जहाँ चंदर जाता है कपूरों की चट्टाने पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं, और सुधा अपने बादलों की आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली, उसमें से एक भयानक प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल, और उस मुंडहीन कंकाल ने झोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यह है। यह, और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर की पहाड़, यह बादलों की साड़ी, वह किरणों का परिधान, यह इंद्रधनुष के फूल, यह सब झूठे हैं, और यह मशाल जो उस अपने एक स्पर्श से सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल के ऊंचे शिखर में छुपा दी। वह शिखर धधक उठा, पिघलती हुई आग की एक धारा बरसाती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीखकर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा, और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी कुंजलिकता में लिपटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। हा हा हा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर सोकर जाग गया। पानी बंद था, लेकिन घनघोर अंधेरा था, और पिचासनी की तरह पागल हवा पैरों को झकझोर रही थी, जैसे युग में जमे हुए विश्वासों का उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंदर काँप रहा था, उसका माथे पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया। उसने एक कदम ठीक नहीं लग रहे थे। बरामदे में बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। का है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा, और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा।
चारों ओर दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर का भयानक अंधेरे में से ना चले आए। लेकिन बंटी के बातों से अंदर ही अंदर उसने मन में जाने कहाँ क्या टूट गया और फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसने अपने आप पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिकों की तरह उसकी चीर फाड़ करता, उसके सब परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क की अविश्वास के भयानक जल प्रलय की एक लहर ने उससे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदन का मन एक अजब सा असर हुआ था इस खत से। सुधा का पत्र नहीं आया था, सुधा दूर थी, तभी वह खुश था, वह उल्लासित था। सुधा का पत्र आते ही वह सहसा उदास हो गई। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था लेकिन हार नहीं रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत का साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसके मन में सोच लिया था कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को ना भी समझता तो वह घूम फिर कर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों में चूर चूर कर देने वाली उदासी में।